हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। हम लोग पढ़ रहे थे वेक्टर इन 3 डायमेंशन, तो उसी को हम आज कंटिन्यू करेंगे। ठीक, जैसे हम लोग पढ़े थे कि कोई वेक्टर ए है जो एक्स एक्सिस से अल्फा एंगल बना रहा है, वाई एक्सिस से बीटा बना रहा है और जेड एक्सिस से गामा बना रहा है। कोई वेक्टर ए है जो एक्स एक्सिस से अल्फा, वाई से बीटा और जेड से गामा बना रहा है। यानी पढ़े थे, तो रिजल्ट आया था कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा 1 आया था। यही पढ़े थे। अब आगे सोचो, अगर वेक्टर इक्वल एंगल बना है, क्या बना? इक्वल एंगल। लिखो, इफ वेक्टर ए मेक्स इक्वल एंगल विथ एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस and z axis respectively। अगर कोई वेक्टर x एक्सिस से जितना बनाएगा उतना ही y से बनाएगा, उतना ही z से बनाएगा। कहने का मतलब हुआ अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू गामा। ठीक, तो लिख सकते हैं cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, यानी कितना? 3 कॉस स्क्वायर अल्फा 1, 3 कॉस अल्फा 1। तो यह भी कह सकते हैं कि 3 कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल्स टू 3 कॉस स्क्वायर बीटा 3 कॉस स्क्वायर गामा 1, यानी cos स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर बीटा cos स्क्वायर गामा 1, cos अल्फा cos बीटा cos गामा 1/√3। कोई दिक्कत नहीं। इसको लिखो, अगर कोई वेक्टर x से y से और z से बराबर बराबर एंगल बनाता हो, तो cos अल्फा या cos बीटा या cos गामा 1/3 हो गया। इसको लिख रहा हूं, तो लिखेंगे कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए along x axis a cos अल्फा, और cos अल्फा कितना है? वो 1/√3, a/√3। पूछेगा कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए along y एक्सिस, तो क्या लिखेंगे? a cos बीटा। यहां पर अल्फा और बीटा दोनों बराबर है, गामा भी बराबर है, क्या लिखेंगे? a cos अल्फा, ये बीटा रख दो, ये हटाओ, a/√3। क्योंकि cos अल्फा cos बीटा cos गामा कितना है? 1/√3। उसी तरह से क्या होगा? कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए along z एक्सिस, क्या लिखेंगे? a cos गामा a/√3। इसको लिख लीजिए, मिटा दे। यानी कोई अगर वेक्टर दिया हुआ हो तो आप कंपोनेंट निकाल सकते हैं। कोई वेक्टर दिया हुआ हो तो कंपोनेंट निकाल सकते हैं। ठीक, अच्छा एक ऑब्जेक्टिव बनाओ, तो बनाओ ऑब्जेक्टिव। if vector A
makes an angle alpha with x axis, beta with y axis, and गामा विथ जेड एक्सिस। अगर कोई वेक्टर एक्स एक्सिस से अल्फा बना है, वाई एक्सिस से बीटा बना है और जेड एक्सिस से गामा बना है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन is oblique are true। चार ऑप्शन, cos स्क्वायर अल्फा, cos स्क्वायर बीटा, cos स्क्वायर गामा 1, sin स्क्वायर अल्फा, sin स्क्वायर बीटा, sin स्क्वायर गामा 1, साइन स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर बीटा 2, कुछ भी बोलो, साइन स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर बीटा 1 प्लस कॉस स्क्वायर गामा, कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस का बीटा, साइन स्क्वायर गामा, कुछ भी हो सकता है। बनाओ तो सोचो, सोचो कौन सही बनाओ। यही है, अगर कोई वेक्टर है, अगर कोई वेक्टर है एक्स से बना रहा है अल्फा, वाई से बना रहा है बीटा, जेड से बना रहा है गामा। एक्स से क्या बनाएगा अल्फा, वाई से बीटा, जेड से गामा। तो इनमें से कौन सही है, इनमें से कौन सही है? बन गया। देखो, ये तो हम प्रूफ किए थे, ये तो हम प्रूफ किए थे, तो ये तो सही हो गया। अच्छा, इसको हम साइन के रूप में लिख सकते हैं। जैसे कि मान लो कि cos स्क्वायर अल्फा है, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। इसको लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा। इसको लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। 1 तो 1 कट जाएगा ना, तो 2 इक्वल्स टू साइन स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर बीटा, साइन स्क्वायर गामा। यानी कि सेकेंड ना होगा, क्या हो जाएगा थर्ड। सेकेंड नहीं होगा, क्या होगा थर्ड। ये तो वो प्रूफ किए थे और यह इससे रिजल्ट आ गया। अच्छा, इसको हम लिख सकते हैं, ये तो सही हो गया 1 प्लस 1। 2 को क्या लिखते हैं 1 प्लस 1 और लाना है cos स्क्वायर गामा। नहीं तो क्या करो, इसको तुम इधर ले आओ, 1 प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर बीटा। ये क्या हो जाएगा cos स्क्वायर, क्या हो जाएगा cos स्क्वायर। 1 प्लस cos स्क्वायर गामा, साइन स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर बीटा। यानी कि यह भी सही है और ये भी सही है। ध्यान दो, cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा इक्वल्स टू 1 माइनस cos स्क्वायर गामा। 1 माइनस cos स्क्वायर गामा मतलब साइन स्क्वायर। चलो, चारों सही है, एक गलत है। समझ में आया कि नहीं आया? तुम लोग को इतना न करके एक शॉर्ट ट्रिक बताते हैं। क्या बताते हैं? शॉर्ट ट्रिक की भी और प्रैक्टिस करेगा।
एक शॉर्ट ट्रिक। ठीक, चलो जब मान लो कि ये वेक्टर ए है, a1i प्लस a2j प्लस a3k। अब हम लोग गप नहीं करेंगे, पढ़ाई करेंगे। गप नहीं करेंगे, पढ़ाई करेंगे। देखो समझना कि हम कैसे निकालते हैं। हमको ये पता है कि तुम लोगों को परेशानी होती होगी, ये सच्चाई बात नहीं है, फिर इसमें दिक्कत होता ही है। लेकिन यह भी पता है कि जितना पीछे का हम लोग पढ़ चुके हैं वह अगर अप टू डेट हो, मतलब याद जैसा, रटना तो नहीं है, लेकिन हम लोग 2 बार 3 बार पढ़ेंगे, 2 बार 3 बार पढ़ेंगे, 2 बार 3 बार पढ़ेंगे और ऐसा करेंगे याद जैसा। हम तुम लोग को 1 मिनट में समझाते एक चीज, पूरा फिजिक्स वेक्टर और कैलकुलस चलता है, वेक्टर और कैलकुलस चलता है, खासकर हम उससे पढ़ाते हैं वेक्टर और कैलकुलस। जो पढ़ा है उसी का प्लस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन में पढ़ चुके हैं, इंटीग्रेशन के बाद पढ़ेंगे, ठीक है। तो जिसको इस तीनों टॉपिक कमांड हो जाए, अब थोड़ा वर्ड्स प्रॉब्लम कुछ नहीं है फिजिक्स में, ठीक है ना। तो हम लोग पढ़ रहे थे, इसको क्या करना चाहते हैं। देखो कोई वेक्टर है a1i प्लस a2j प्लस a3k makes an angle alpha with x axis, beta with y axis and gamma with z axis। x से क्या बनाएगा अल्फा, y से क्या बनाएगा बीटा और z से गामा। ठीक, ध्यान दो, कुछ नहीं करना है। यह x है, यह y है, यह z है, लिखना मत, अभी लिखना मत। यह अल्फा है, यह बीटा है, यह गामा, सब पढ़े थे। यह क्या हो जाएगा, a cos अल्फा एंगल बेस cos, यह क्या हो जाएगा a cos बीटा, यह हो जाएगा a cos गामा। तो इसको आप लिख सकते हो a cos अल्फा i, a cos बीटा j, a cos गामा k। इसको लिख सकते हैं, ए वेक्टर को a cos अल्फा i प्लस a cos बीटा j प्लस a cos गामा k लिख सकते हैं। अच्छा बताओ, तो इसको पढ़ते हैं वेक्टर, मैग्नीट्यूड होगा और क्या होगा डायरेक्शन होगा, क्या ए ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसको तुम लिख लो ए का मैग्नीट्यूड, ए का डायरेक्शन, ए कॉमन ले लो, cos अल्फा i cos बीटा j cos गामा k। ये कट जाएगा, क्या बच जाएगा बोलो, ए कैप cos अल्फा i cos बीटा j cos गामा k। यानी कि कोई भी वेक्टर दिया हुआ हो, लिखना मत, कोई वेक्टर दिया हुआ हो तो सबसे पहले तुम यूनिट वेक्टर निकालो। क्या निकालो, यूनिट वेक्टर, मतलब डायरेक्शन। क्या निकालो, डायरेक्शन। ठीक, जैसे कि मान लो कि इधर दिया हुआ ए वेक्टर a1i, लिखना मत, खाली देखो a2j a3k, लेकिन ए का मैग्नीट्यूड, ए का डायरेक्शन, a1i a2j a3k। तो ए क्या होगा, a1 बाई मोड ai, a2 बाई मोड aj, a3 बाई मोड ए के। ठीक है, ये हुआ थोड़ा सेकेंड, उब गया ना, उब मत, आराम से। कोई वेक्टर दिया हुआ हो, कोई वेक्टर दिया हुआ हो तो निकालेंगे यूनिट वेक्टर। क्या निकालेंगे, यूनिट वेक्टर। अब सोचो कि यहां है यूनिट वेक्टर और अभी है यूनिट वेक्टर, यह भी है यूनिट वेक्टर, यह भी है यूनिट वेक्टर, और कंपेयर करेंगे।
ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, हम लोग क्या किए कि फर्स्ट और सेकेंड को कंपेयर किए, फर्स्ट और सेकेंड को कंपेयर किए। तो आई का क्या कोएफिशिएंट है, कॉस अल्फा, कॉस अल्फा। यह क्या है, a1 बाई मॉड ए, कॉस बीटा क्या हो जाएगा, a2 बाई मॉड ए, कॉस गामा क्या हो जाएगा, a3 बाई मॉड ए। सिंपल सी बात है, अगर कोई वेक्टर दिया हुआ हो, चाहे 1D में हो, 2D में हो, 3D में हो, 1D में हो, 2D में हो या 3D में हो, सबसे पहले निकालो यूनिट वेक्टर। सबसे पहले क्या निकालेंगे, यूनिट वेक्टर। सबसे पहले यूनिट वेक्टर, आई का जो कोफिशिएंट होगा वह कॉस अल्फा होगा, जे का जो कोफिशिएंट होगा कॉस बीटा होगा, के वाला कॉस गामा होगा। समझ में आ गया, सबसे बेस्ट मेथड। देखो इसको एक दो क्वेश्चन बनाते हैं, देखो एक दो क्वेश्चन बता देते हैं, समझ में आ जाएगा। लिख लिए, ठीक। इस लेक्चर के बाद हम लोग पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन, लेकिन आपका होमवर्क है कि पीछे जितना ही पढ़े, खास करके रिजोल्यूशन से, उसको 2 बार 3 बार प्रैक्टिस करो। आज और पिछले लेक्चर थोड़ा टेढ़ा हुआ, लेकिन पढ़ना तो आप ही को है, भागना नहीं है। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट करना, कमेंट तो करता नहीं, कुछ नहीं करता है, सब सिर्फ उतारता है, सोच जाता है। चलो ये क्वेश्चन बनाओ, एक वेक्टर ए 3i प्लस 3j 3√3 के, चलो 2 कर देते हैं के, ठीक, मेक्स एन एंगल अल्फा विथ एक्स एक्सिस, बीटा विथ y axis and gamma with z axis, ठीक। फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा, निकालो। पॉज करो, बनाओ। चलो तो बना लिया हो, लिखा बंद। ए को लिखेंगे, ए का मैग्नीट्यूड, ए का डायरेक्शन 3i प्लस 3j 3√2k। तो ए का डायरेक्शन ना होगा 3i 3j 3√2k बाई मॉड ए, 3i 3j √2k अंडर रूट, मॉड भूल गया, कोफिशिएंट ऑफ आई स्क्वायर 3 स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ जे स्क्वायर 3 स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ के स्क्वायर 3√2k स्क्वायर, ठीक। 3i 3j मॉड 3 3 9 और 3 3 9 18 और 18 36 √36 यानी 6, 3/6i 3/6j 3√2/6k। अब बताओ यह क्या हो गया, कॉस अल्फा, यह क्या हो गया, कॉस बीटा, यह क्या हो गया, कॉस गामा। कोई दिक्कत नहीं, यानी कि कॉस अल्फा कितना हो गया 3/6 1/2, अल्फा कितना 60 डिग्री,
कॉस बीटा कितना आ जाएगा, कॉस बीटा 3/6, बीटा कितना होगा, ये भी 60 डिग्री। कॉस गामा कितना हुआ बोलो, 3√2/6 1/√2, गामा हो गया 45 डिग्री। समझ में आ गया। मतलब अगर कोई वेक्टर है, एक्स है, ये वाई है, ये जेड है, अगर कोई वेक्टर है तो ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया, क्या हो गया, गामा। पढ़ा चुके हैं। यह अल्फा हो गया, यह बीटा हो गया, ये गामा हो गया। अल्फा का वैल्यू कितना होगा बोलो, बोलना। अल्फा हो गया 45 अरे 60, बीटा भी होगा 60 और गामा कितना हो गया 45। ठीक। और बनाएगा नहीं, सर जी थक गए। अरे क्या पढ़ाएगा। तो अगर कोई वेक्टर दिया हुआ 1D में, 2D में, 3D में, क्या निकाल लेंगे, यूनिट वेक्टर। क्या निकालेंगे, यूनिट वेक्टर। और I का जो कोफिशिएंट होगा वो कॉस अल्फा होगा, J का कोफिशिएंट कॉस बीटा होगा, K का कोफिशिएंट कॉस गामा होगा। जहां अल्फा होगा x एक्सिस से एंगल, बीटा होगा y एक्सिस से, गामा होगा z एक्सिस से। ठीक है, आगे बढ़े। बोला लेकिन टॉपिक नल वेक्टर। नाम से नल, नल सेट, ए सेट हैविंग नो एलिमेंट्स, नल सेट। ठीक। जैसे मान लो कि तुम दो वेक्टर जोड़ते हो, दो वेक्टर को जोड़ते हो, तो दो वेक्टर को जोड़ेगा तो वेक्टर आएगा, घटाएगा तो वेक्टर आएगा, गुना में आएगा तो वेक्टर आएगा, क्रॉस, जो हम पढ़ाए नहीं अब पढ़ाएंगे। तो जोड़ेंगे तो जीरो आएगा, घटाएंगे तो सॉरी जोड़ेंगे तो वेक्टर आएगा, वेक्टर को घटाएंगे वेक्टर से तो वेक्टर आएगा, क्रॉस करेंगे तो वेक्टर आएगा। अगर संयोग से जीरो आ जाए तो उसको बोलेंगे नल वेक्टर। तो लिखो नल वेक्टर या जीरो वेक्टर। A vector having zero magnitude, a vector having zero magnitude is said to be null vector। ठीक है, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, जीरो हो, क्या होते हैं, नल वेक्टर। रियलिटी में ये कोई वेक्टर नहीं है, रियलिटी में कोई वेक्टर नहीं है। लिखो इट इज नॉट ए न्यू काइंड ऑफ वेक्टर, या कोई वेक्टर नहीं है, दैट इज it is the resultant of two or more vectors। ये कोई वेक्टर नहीं है, ये वेक्टर का रिजल्टेंट है, वेक्टर का रिजल्टेंट है। एज द एडिशन subtraction and multiplication जिसको बोलते हैं क्रॉस, of two or more vector is vector quantity। कहने का मतलब है कि मान लो कि 3 आए प्लस 4 आए 7 आए,
तो दो वेक्टर को जोड़ दिए तो वेक्टर आ गया। अच्छा बताओ, 3i प्लस 4i माइनस 7i होता तो क्या होता है? 0i। इसी को बोलते हैं नल वेक्टर। क्या बोलते हैं? नल वेक्टर। तो रियल में कोई वेक्टर नहीं है, या कोई वेक्टर नहीं है, या वेक्टर का रिजल्टेंट। जैसे मान लो कि 4i माइनस 3i और माइनस i है, 0i हो गया। 2j है माइनस 2j, 0j। अब बताओ कि यहाँ नल वेक्टर है, उसका डायरेक्शन j along y एक्सिस, और यहाँ नल वेक्टर है जिसका डायरेक्शन along x एक्सिस। अब क्या हो गया? तो सिंपल सी बात है कि नल वेक्टर का डायरेक्शन फिक्स नहीं होता है। नल वेक्टर का डायरेक्शन फिक्स नहीं होता है। इसको लिख लो, लिख लो। नल वेक्टर का डायरेक्शन फिक्स नहीं होता है। यह डिपेंड करता है कि वह किस वेक्टर से आया है, किस वेक्टर से आया है। ध्यान देना, बहुत ऑब्जेक्टिव बनेगा इससे। देखो, द डायरेक्शन ऑफ null vector is not fixed। यह फिक्स होता तो नहीं है। That is, it depends upon its parent vector। जिससे वो आया है। लेकिन अगर पेरेंट नहीं हो, पेरेंट वेक्टर नहीं हो, तो इसका डायरेक्शन कितना हो सकता है? देखो, बट इन द एब्सेंस ऑफ पेरेंट वेक्टर, द डायरेक्शन ऑफ null vector is anywhere in a space। कहने का मतलब all positive direction। एक और फिर समझ लो, नल वेक्टर का कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं है। यह डिपेंड करता है किससे वो आया है। जैसे एग्जाम्पल दिए थे, कुछ i के लॉन्ग हो गया था, कुछ j के लॉन्ग था। तो अगर पेरेंट वेक्टर i के लॉन्ग हुआ तो रिजल्टेंट भी i के लॉन्ग होगा, j के लॉन्ग हुआ तो j के लॉन्ग होगा। सिंपल सी बात है कि पेरेंट वेक्टर जिससे वो आया है, जिसका वो रिजल्ट है, वह तय करेगा कि नल वेक्टर का डायरेक्शन किधर होगा। समझ में आ गया? फिर से, नल वेक्टर का अपना कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं है। वो डिपेंड करता है कि जिस वेक्टर से आया है उसके हिसाब से हम चलेंगे। ठीक, नेक्स्ट पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर। समझ में आ गया? तो आप लोगों को रिविजन करना है पीछे का, और 2 बार 3 बार पढ़िएगा, कॉपी पढ़िए, कुछ क्वेश्चन बनाइए, तो आपको क्लियर होगा। ठीक है? ओके, बाय।